तो हे गाइस, अगर आपको ऐसी मानवा पसंद है जिसमें एमसी डीमन किंग बन जाता है तो ये आपके ही लिए है, क्योंकि इस स्टोरी में एमसी एक फेमस गेम खेलता है जिसमें वो डीमन किंग को आसानी से हराकर वो खुद ही न्यू डीमन किंग बन जाता है। और हाँ गाइस, एमसी की ये डीमन किंग की जर्नी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये आपको एक सेकंड भी बोर नहीं करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक ऑनलाइन गेम डीप स्काई फ्रंटियर को, जो रिलीज होते ही इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि उसे करोड़ों में लोग खेलने लगे। और इस गेम का मेन विलन द किंग ऑफ डार्कनेस जारा हेलाद, और तभी हमें उसकी प्रोफाइल को दिखाया जाता है जिसमें उसका नाम होता है डीमन किंग जारा हेलाद और उसका लेवल होता है 999। और उतने में ही उस गेम को वॉच करने वाली ऑडियंस को दिखाया जाता है जिनमें से पहला पर्सन कहता है इस गेम के मेन विलन को हराना तो लगभग नामुमकिन ही है, और इस गेम को मैनेजमेंट करने वाले एम्प्लॉय ने क्या सोचकर इतनी पावर दे दी उसे। तभी दूसरा पर्सन कहता है कल कितने लोगों ने एक साथ उस पर अटैक किया था लेकिन सब लोग मारे गए। तभी तीसरा पर्सन कहता है और यहाँ तक कि महंगे महंगे इक्विपमेंट वाले भी मारे गए। और तभी चौथा पर्सन कहता है अरे गाइस देखो जरा, एक और चैलेंजर आया है। और उस पर्सन के इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है एमसी को, जिसका गेम नेम होता है इचिनोजेन रेस ह्यूमन टैलेंट बैटल किंग लेवल 999। और तभी जो ऑडियंस एमसी को देख रही थी उनमें से 1% कहता है वो क्या अकेला जा रहा है, लगता है वो पागल हो गया है और उसका इक्विपमेंट भी तो देखो कितना बेकार है। तभी दूसरा पर्सन पहले पर्सन से कहता है ओए तुम तो चुप ही रहो, अगर तुम इतने अच्छे हो तो उसे खुद ही चैलेंज क्यों नहीं कर लेते। उन सभी की ये बातें चली रही होती है कि तभी हम देखते हैं एमसी को, जो कि उस मेन विलन को देखकर कहता है जारा। तभी डीमन किंग कहता है ओए कीड़े, तुम्हें ऑनेस्ट महसूस करना चाहिए कि तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। इतना कहते ही वो दोनों आपस में फाइट शुरू कर देते हैं। और तभी उसी बीच एमसी अपने कई सारे क्लोन बना लेता है और उन सभी से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डीमन किंग के हाथ पर एक छोटा सा कट लग जाता है, जिसे देखकर वो कहता है तुम्हारा ये सोचना कि तुम मुझे इस पावर लेवल से हरा दोगे ये कितना स्टूपिड है ना। अरे तुम मुझे वो चीज दिखाओ जिसे तुम अपनी ट्रू पावर कहते हो। इतना कहते ही डीमन किंग एक स्पेल पढ़ता है एको ऑफ द अवेस, और तभी वो अपनी उस स्वॉर्ड को जमीन के अंदर घुसेड़ देता है, जिसे देखकर एमसी पीछे हट जाता है और कहता है दिलचस्प है, हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे कितनी बार यूज करो। एमसी इतना कह ही रहा होता है कि तभी डीमन किंग एक और स्पेल पढ़ता है ब्लडी फैलेंट डिक्लेयर ऑफ ब्लड एंड फ्लैश। इतना पढ़ते ही वहाँ पर कई सारे टेंटिकल आ जाते हैं जो एमसी को जकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से एमसी को इतना ज्यादा पेन फील हो रहा होता है कि वो जोरों से चिल्ला उठता है, जिसे देखकर डीमन किंग कहता है तुम्हारा ये सोचना कितना बेवकूफ़ी भरा है कि तुम मुझे इस नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में हरा सकते हो, पर फिर भी तुमने मुझे इस टेक्निक का यूज करने पर मजबूर किया, इसलिए तुम थोड़ी तारीफ के लायक हो। इसलिए मैं इनाम के तौर पर तुम्हारी कम से कम ही बात सुनूंगा, पर तुम ये मत कहना कि मेरी आखिरी विश ये है कि मुझे जिंदा छोड़ दो। डीमन किंग की ये बातें सुनकर एमसी हल्की सी स्माइल देता है और कहता है तुम्हारा ये सोचना कितना पॉइंटलेस है। एमसी को यूं देखकर डीमन किंग कहता है ओह तो तुम अभी भी अपना मुंह चला सकते हो, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन जबकि तुम हिल भी नहीं सकते तो मेरा क्या उखाड़ लोगे। एमसी कहता है ओह तो तुम ये कह रहे हो कि मैं जरा सा भी हिल भी नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं
सही समय का इंतजार कर रहा था स्पेशल समनिंग के लिए। इतना कहते ही एमसी किसी को समन करता है, जिसे देखकर डीमन किंग कहता है, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम एंजल ऑफ रूलर्स को समन करके मुझे हरा सकते हो? डीमन किंग इतना कह ही रहा होता है कि तभी वहां पर एंजल ऑफ रूलर्स आ जाते हैं, जिसका प्रेशर महसूस करते हुए डीमन किंग कहता है, क्या ये तो अनकंफर्टेबल प्रेजेंस महसूस हो रही है। डीमन किंग के इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है एंजल ऑफ रूलर्स को, जिसकी प्रोफाइल में लिखा होता है, नेम द रूलर्स ऑफ एंजल कटे, रेस एंजल, टाइटल मदर ऑफ लाइट, लेवल 999। जिसे देखकर डीमन किंग कहता है, मैं देख रहा हूँ कि तुमने एक ट्रू एंजल को समन किया है, लेकिन भले ही तुम दोनों एक साथ काम कर लो, पर मेरी और तुम्हारी पावर लेवल में इतना गैप है जिसे तुम इजीली फील भी नहीं कर सकते। डीमन किंग इतना कह ही रहा होता है कि तभी एंजल कहती है, तुम शापित डीमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने हमारे सेक्रेट ट्रेजर को डिफाइल कर दिया? इतना कहते ही एंजल डीमन किंग पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर एमसी अपने मन में कहता है, अब बस मुझे सही समय पर काम करने की जरूरत है और फिर मुझे डीमन किंग को हराने का मौका मिल जाएगा। एमसी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी डीमन किंग एंजल के अटैक को ब्लॉक करते हुए एमसी से कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? डीमन किंग के इतना कहते ही हम देखते हैं एमसी को, जो कि उसकी स्वॉर्ड को पलक झपकते ही उसके हाथों से छीन लेता है और अपने मन में कहता है, अभी मैंने जो स्वॉर्ड अपने हाथों में पकड़ी है ना, वो रूलर ऑफ एंजल की प्रॉपर्टी है, जिसे मैंने अपवित्र कर दिया है डीमन किंग की डार्कनेस की पावर से। एमसी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी डीमन किंग अपना अटैक रेडी करते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन की हिम्मत कैसे हुई ऐसी तुच्छ चालें चलने की, लेकिन अब तुम मरो। इतना कहते ही डीमन किंग एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी दूसरी तरफ एंजल भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जिसे देखकर एमसी कहता है, ओह तो अब मेरी बारी आ गई हाँ। इतना कहते ही एमसी और एंजल डीमन किंग पर अटैक कर देते हैं और तभी एमसी कहता है, गिर जाओ डीमन किंग ज़ारा, क्योंकि शुरू से ही तुम्हारे भाग्य में लिखा था मरना। एमसी के इतना कहते ही सभी प्लेयर्सों को नोटिफिकेशन चाहती है कि डीमन किंग ज़ारा डिफीट हो गया है और जिसने डिफीट किया है वो है इचिनो ज़ेन, जो टाइटल होल्डर है फर्स्ट इन हिस्ट्री। जिसे देखकर एमसी एक हल्की सी स्माइल देता है और कहता है, यहाँ तक कि डीमन किंग भी इतना ग्रेट नहीं है, ये मैंने किया है, अब मैं ऑफिशियली एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बन गया हूँ। तो फाइनली मेरा ड्रीम पूरा हुआ और अब मैं एक रियल ओटाकू हूँ, सबसे पावरफुल। ये सुनने में कितना मजेदार लग रहा है। एमसी इतना कह ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र उसके कैरेक्टर पर जाती है, जिसके सामने एक मैसेज टाइप का आइकन आया होता है, जिसे देखकर वो कहता है, ओह क्या ये रिवॉर्ड होने वाला है? अगर रिवॉर्ड है तो कुछ मजेदारी होना चाहिए। इतना कहते ही एमसी उसे ओपन कर देता है, जिसमें लिखा होता है, अगर डीमन किंग इतना ग्रेट नहीं था तो फिर आप अपने न्यू डेंसिटी को एक्सेप्ट करते हैं। जिसे देखकर एमसी कहता है, ये क्या है, कहीं गेम के डेवलपर ने कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी? और ये न्यू डेस्टिनी, इसका मतलब क्या है? खैर जो भी हो, ये एक गिफ्ट है तो मैं ऑफ कोर्स इसे एक्सेप्ट ही करूंगा। इतना कहते ही एमसी यस पर क्लिक कर देता है। तभी सिस्टम कहती है, आपने यस पर क्लिक किया है इसलिए ये लोडिंग हो रहा है। सिस्टम के इतना कहते ही एमसी कहता है, नहीं रुको, डीमन किंग इतना ग्रेट नहीं है ऐसा कहते हुए तो मुझे किसी ने नहीं सुना था। तो फिर एमसी इतना कह ही रहा होता है कि तभी उसके गेम का कैरेक्टर कहता है,
तो फिर ठीक है, चलो इचिनो ज़ेन साथ में मिलकर गेम को एंजॉय करें। उस पर्सन के इतना कहते ही एमसी उस मॉनिटर की स्क्रीन में खींचा चला जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डीमन किंग के पैलेस को, जहाँ पर एक गोब्लिन किसी से ये कह रहा होता है, ओए गेट, अब इस जगह को प्रोटेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि डीमन किंग ज़ारा पहले ही मर चुके हैं। उस गोब्लिन की ये बातें सुनकर वो खूंखार कैट कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने ज़ारा सामा का नाम इतने हल्के में लिया। तभी कैट का ये लुक देखकर तो गोब्लिन घबरा गया और कहता है, मैं इसे याद रखूंगा। इतना कहते ही वो यहाँ से जाने लगते हैं। गोब्लिन को यूं जाता हुआ देखकर वो कैट कहती है, छू छू, दफा हो जाओ यहाँ से। उस गोब्लिन को इतना कहते ही वो कैट अपने मन में सोचने लगती है, ज़ारा सामा मेरे एक और अकेले मास्टर, फिर भी मैं अकेले ही इस कैसल को प्रोटेक्ट करती रहूंगी। वो कैट इतना सोच ही रही होती है कि तभी हमें दिखाया जाता है एमसी को, जो कि डीमन किंग के कैसल में जाते हुए कह रहा होता है, ओह नहीं, आखिरकार ये क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि जब उन्होंने न्यू डेस्टिनी कहा उसका मतलब डीमन किंग होगा। एमसी इतना कहते हुए जा ही रहा होता है कि तभी वो कैट उसे शक की निगाहों से देखने लगती है। लेकिन तभी हम फिर से एमसी को देखते हैं जो सिस्टम से कहता है, मेरे अभी के स्टेट क्या है। सिस्टम कहती है, आपका नाम ज़ारा हेलादे, रेस डीमन, एक्सपीरियंस 0, कंडीशन कर्सेड, इसका मतलब आप शापित हैं, और आपका पावर लेवल 999+ है जो करंटली सील है। जिसे देखकर एमसी कहता है, क्या मुझे अब 0 से स्टार्ट करना होगा और ऊपर से मुझ पर सभी प्रकार के कर्सेस भी थोपे गए। डैम इट। एमसी इतना कहते ही उस कैट को आवाज लगाता है, यो। एमसी के इतना कहते ही हम उस कैट को देखते हैं जो एमसी को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है, तुमने ज़ारा सामा का आर्मर चुरा लिया, चोर कहीं के, मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगा। इतना कहते ही वो कैट एमसी पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर एमसी अपने मन में कहता है, नहीं रुको, अगर ये डीमन किंग की पावर के साथ है तो मुझे इसके साथ समझौता करने में आसानी होगी। इतना सोचते ही एमसी डीमन किंग की एक्टिंग करते हुए उस कैट के सामने एक स्पेल पढ़ने लगता है, एको ऑफ द अबेस। लेकिन एमसी के उस स्पेल से उस कैट को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा और वो एमसी के हाथों को अपने मुंह से जकड़ लेती है और इधर उधर फेंकने लगती है, जिसे देखकर एमसी चिल्लाते हुए कहता है, ओह नहीं, मैं अपनी कोई भी एबिलिटी यूज क्यों नहीं कर पा रहा। एमसी इतना कह ही रहा होता है कि तभी सिस्टम पर लिखा आता है, अटैक को सक्सेसफुली ब्लॉक कर दिया गया है और एक स्किल शैडो इनहेंस अनलॉक होती है, जिसकी वजह से आपकी स्पीड 30% तक बढ़ जाएगी और ये मिनिमम 5 सेकेंड तक ही रहेगी। जिसे देखकर एमसी कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि मुझे सभी स्किल शुरू से ही लर्न करनी होगी। इतना कहते ही एमसी शैडो एनहेंस स्किल का यूज करते हुए उस कैट से दूर अपनी शैडो से एक्सचेंज हो जाता है और कहता है, बेशक इस सिचुएशन में भी मैं अभी डीमन किंग हूँ। एमसी के इतना कहते ही सिस्टम पर लिखा आता है, आपका कर्स एक्टिवेट हुआ है। शैडो इनहेंस को रॉक गार्ड में चेंज कर दिया गया है और इसकी हार्डनेस 10 सेकेंड तक रहेगी। जिसे देखकर एमसी कहता है, अरे यार ये क्या है। एमसी इतना कह ही रहा होता है कि तभी वो कैट फिर से एमसी पर अटैक कर देती है। उस कैट को यूं अटैक करता हुआ देखकर एमसी कहता है, डैम इट, इससे मैं बच भी नहीं सकता और ये मेरा पत्थर का हाथ बस तब तक इसे सहन कर ले जब तक उस कर्स का टाइम खत्म नहीं हो जाता।
एमसी के इतना कहते ही सिस्टम कहती है कर्स का असर जल्दी ही खत्म होने वाला है, जिसे देखकर एमसी कहता है तुम बेकार कर्स कहीं के, और हाँ अब तुम तैयार हो जाओ कैट। इतना कहते ही एमसी उस कैट को एक जोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से वो कैट दूर जा गिरी पड़ती है और कहती है भले ही उसकी अपीयरेंस डिफरेंट हो लेकिन ये वही सेंसेस है, इसमें कोई शक नहीं है, ये जरूर मेरे लॉर्ड ही है। इतना कहते ही वो कैट एक क्यूट गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और कहती है ओह माय लॉर्ड, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, द डीमन किंग ऑफ सारासामा। उस कैट को यूं ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखकर एमसी कहता है क्या डीमन किंग की सपोर्टर एक टाइगर गर्ल थी? एमसी इतना कह ही रहा होता है कि तभी वो कैट गर्ल एमसी से चिपक जाती है और कहती है सारासामा, मैंने आपको बहुत मिस किया। एमसी कहता है रुको जरा, तुम कौन हो और मुझसे यूं चिपक क्यों रही हो? कैट गर्ल कहती है ये मैं हूँ मेमोन हेला, तुम्हारी सवारी, क्या तुम मुझे पहले ही भूल गए हो? एमसी कहता है क्या तुम मेमोन हेलाद हो? जिसे सुनकर कैट गर्ल कहती है हाँ, क्या अब आपको कुछ याद आ रहा है? उस कैट गर्ल के इतना कहते ही एमसी अपने मन में सोचने लगता है डीमन टाइगर मेमोन हेलाद सभी डीमन एनिमल्स का लीडर और डीमन किंग का राइट हैंड। इतना सोचते ही एमसी चिल्ला उठता है और कहता है क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है और तुम इतना बदल कैसे गई? कैट गर्ल कहती है ये सब 100 साल पहले हुआ था, जब एंजल्स ने आपकी पीठ पीछे हमला करा जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत डैमेज हो गई थी, फिर भी आपने जवाबी लड़ाई लड़ी, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट निकला आपकी हार और तभी आपकी सेनाएं बिखर गई और डीमन रेस रूलर ऑफ एंजल के खिलाफ खुद का बचाव करने में भी नाकाम रहे, जिसकी वजह से डीमन रेस के 7 लीडरों में से 6 लीडरों ने तो उनके सामने घुटने टेक दिए। और ये सारी बातें सुनकर बचे कुचे डीमंसों ने भी रूलर ऑफ एंजल के सामने सरेंडर कर दिया। हालांकि फिर भी मैंने अपने बचे कुचे साथियों के साथ उन पर अटैक किया, लेकिन हम सभी उन एंजलों के द्वारा पकड़े गए और फिर उन्होंने हमें फीमेल में कन्वर्ट कर दिया। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो रूलर ऑफ एंजल ने हम सभी डीमंस पर पूरी तरह डोमिनेट कर लिया। और ये सारी बात कैट गर्ल एमसी को जमीन पर ड्रॉ करते हुए बता रही होती है और कहती है मास्टर, क्या अब आपको सारी सिचुएशन समझ आ गई? और तभी एमसी वो सारी ड्राइंग को बड़े ध्यान से देखता है और कहता है नहीं, तुम्हारी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगली बार से ऐसे एक्सप्लेन करने मत बैठ जाना। कैट गर्ल को इतना कहते ही एमसी अपने मन में सोचने लगता है ये अजीब है क्योंकि मैं वही पर्सेंट हूँ जिसने डीमन किंग को डिफीट किया था, लेकिन इस स्टोरी में मेरा जिक्र क्यों नहीं किया गया? और हाँ, मैं ये भी जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि डीमन किंग ज़ारा की हार के बाद 100 साल कैसे बीत गए। एमसी के इतना कहते ही सिस्टम कहती है डीमन किंग ज़ारा की वापसी हो गई है, तो बीस्ट मैन को सबमिट करो और बीस्ट मैन का सपोर्टर वापस रिगेन करो, और इसके लिए टाइम लिमिट 2 डेज है। जिसे देखकर एमसी कहता है ओह, तो ये एक क्वेस्ट अपेयर हुई है जिसमें मुझे कैद हुए बीस्ट मैन को फ्री करना है। क्योंकि अब से मैं इसी वर्ल्ड में रहने वाला हूँ, तो अच्छा यही होगा कि ये जो कहे वो मैं करूँ। एमसी इतना कह ही रहा होता है कि तभी सिस्टम कहती है आपके लेवल और आपकी अचीवमेंट के हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। लेकिन एमसी सिस्टम की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है लेकिन रुको, अगर मैं मना कर दूं तो? और हाँ, मैं ऐसा जोखम क्यों उठाऊं जबकि मुझे इस कर्ज की लिमिट भी नहीं पता है। एमसी के इतना कहते ही सिस्टम पर लिखा आता है फेलियर पेनल्टी, ब्लड सोर्स का कर्ज। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये कर्ज आपको परमानेंटली दिया जाएगा। तो बताइए यस या नो।
जिसे देखकर एमसी कहता है क्या ये मुझे एक और कर्ज देना चाहते हैं, वो भी परमानेंटली। कौन होगा जो ऐसी सिचुएशन में इसे एक्सेप्ट ना करे। लेकिन रुको, मैं इसे कुछ देर के लिए तो टाल ही सकता हूँ, है ना। एमसी के इतना कहते ही सिस्टम पर लिखा आता है मिशन स्टार्ट होने तक का टाइम 40 मिनट। तो क्या अब आप इस मिशन को स्टार्ट करना चाहते हैं। एमसी कहता है तो ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसे। मैं यस पर ही क्लिक करता हूँ। इतना कहते ही एमसी यस पर क्लिक करता है और कहता है क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो। एमसी के यस क्लिक करते ही सिस्टम पर लिखा आता है प्लीज अपने रिवॉर्ड को चूज करें इन दोनों में से। ए डीमन किंग की पावर का एक हिस्सा अनलॉक करें या फिर बी अपने रियल वर्ल्ड में रिटर्न जाने की इंफॉर्मेशन प्राप्त करें। जिसे देखकर एमसी कहता है क्या मैं अपने रियल वर्ल्ड में वापस लौट सकता हूँ। लेकिन रुको, अगर मैं ए चूज करता हूँ तो डीमन किंग की पावर का एक हिस्सा यूज कर पाऊंगा और इस वर्ल्ड में डीमन किंग के रूप में लाइफ जीना इतना बुरा भी नहीं है। तो चीफ मेमोन, अगर मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक और फाइट करने के लिए कहूँ तो क्या तुम रेडी हो। कैटगर्ल कहती है बिल्कुल, मैं आपके ऐसा कहने का ही तो इंतजार कर रही थी। एमसी कहता है तो फिर ठीक है, मैं इसे ही चूज करता हूँ। तभी सिस्टम कहती है आपने ए चूज किया है। सिस्टम के इतना कहते ही वो कैटगर्ल कहती है लेकिन मैं अभी चीफ नहीं हूँ। मैं न केवल फीमेल में कन्वर्ट हुई हूँ बल्कि मेरी स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो गई है और इसी वजह से मेरी चीफ की पोजीशन भी मुझसे छीन ली गई। कैटगर्ल की ये बातें सुनकर एमसी शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुमने अभी अभी क्या कहा। मैंने ए इसलिए चूज किया था क्योंकि मुझे लगा तुम चीफ हो। कैटगर्ल कहती है शांत हो जाइए मास्टर, मेरे पास दूसरा भी रास्ता है। क्यों ना हम अभी करंट चीफ के पास चले। अगर उन्हें पता चल गया कि ज़ारा सामा लौट आए हैं तो वो जरूर आपके पास वापस आना चाहेंगे। एमसी कहता है क्या सच में, लेकिन तुम ये कर क्या रही हो। एमसी के इतना कहते ही वो कैटगर्ल एमसी को अपने खभों पर बिठा देती है और कहती है ओह ये ज़ारा सामा के साथ एक होने का एहसास, इसे मैंने बहुत ज्यादा ही मिस किया था। खैर ये सब बात छोड़ो और हम बीस्टमैन के इलाके की तरफ चलते हैं। इतना कहते ही वो कैटगर्ल वहाँ से जोर से जंप लगाती है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एंजल ऑफ रॉयलिटी के टेम्पल को, जहाँ पर कोई अननोन पर्सन चेयर्स खेल रहा होता है और तभी वो किसी से कहता है बेल सामा, ज़ारा सामा वापस रिवाइव हो चुके हैं। तो ये वैसा ही है जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था। उस अननोन पर्सन के इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है एंजल को, जिसकी प्रोफाइल में लिखा होता है नेम रूलर ऑफ एंजल बेल रेस, एंजल टाइटल चीफ ऑफ द एंजल रेस, लेवल 999। और तभी वो चीफ एंजल कहती है हाँ तो ये अच्छी बात है, जाओ और दूसरे को इन्फॉर्म करो। चीफ एंजल की ये बातें सुनकर वो अननोन पर्सन कहता है बेल सामा, हमने पहले ही एक और स्टेप आगे बढ़ा दिया है। चीफ एंजल कहती है ये सही है, तो फिर मुझे भी नेक्स्ट स्टेप उठाना ही होगा और हाँ उसे इस तरह से मारना कि वो पूरी तरह निराशा में ही डूब जाए, क्योंकि उसने मेरे प्रिय कैट सामा को मार डाला। और हाँ मुझे उसे मारने से पहले उसकी प्रजा के सामने इतना टॉर्चर करना है कि उसकी साथ पूछते ने भी याद रखेगी कि कभी एंजल से पंगा नहीं लेना चाहिए। चीफ एंजल की ये बातें सुनकर वो अननोन पर्सन कहता है बेल सामा, आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। और उस पर्सन के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक और अननोन पर्सन को, जो कि रेड ड्रैगन को मारकर उसकी लाश के ऊपर खड़ा होता है। लेकिन उतने में ही वहाँ पर कोई दूसरा पर्सन आ जाता है और वो उस अननोन पर्सन से कहता है कैप्टन, हमें एंजल से ऑर्डर मिला है कि रिवाइव हुए डीमन किंग ज़ारा सामा को खत्म करना होगा। उस पर्सन की ये बातें सुनकर कैप्टन कहता है तो फाइनली अब मेरी बोरियत खत्म होने वाली है।
इतना कहते ही वो कैप्टन उस रेड ड्रैगन से छलांग लगा लेता है और उसके पार्टनर के पास आ जाता है और कहता है डार्क मून के थर्ड स्क्वाड को ऑर्डर भेजो। कैप्टन की ये बातें सुनकर दूसरा पर्सन कहता है यस कैप्टन। तभी कैप्टन कहता है तो सभी लोग मुझे फॉलो करो क्योंकि आज हम उन सभी को मार डालेंगे। कैप्टन के इतना कहते ही हमें उसकी प्रोफाइल दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है नेम जायरो रेस डार्क मून टाइटल ब्लैक क्रो लेवल 32। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बीस्ट मैन के विलेज को जहाँ पर कोई पर्सेंट ये कह रहा होता है केवल एंजल्स ही हमें सच्ची खुशी पाने में मदद कर सकते हैं, केवल एंजल्स का शासक ही हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, तो हम सभी लोगों को उनकी पूजा करनी चाहिए। उस परसेंट के इतना कहते ही हमें कोई 2% को दिखाया जाता है जो झाड़ियों का कवर लेकर जा रहे होते हैं कहीं पर। लेकिन तभी वहाँ पर बीस्ट मैन विलेज के लोग आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो 2% वहीं पर ही छुप जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है उन 2% को जो कि और कोई नहीं एमसी और कैटगर्ल होते हैं। और तभी कैटगर्ल कहती है जारा सामा तुम अपना सिर ऊंचा करके विलेज में क्यों नहीं चले जाते। एमसी कहता है क्या तुम्हें वो फ्लैग नहीं दिख रहा। कैटगर्ल को इतना कहते ही एमसी अपने मन में कहता है और इसके अलावा वो 40 मिनट तक का टाइम लिमिट भी तो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। लेकिन रुको, अगर गेम में एक साइड की हार होती है तो उन्हें विनर हुई टीम के अंदर शामिल कर दिया जाता है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सुना कि उन्हें अपने लॉर्ड के प्रति अपनी आस्था बदलने पर मजबूर किया जाए। आखिरकार वो ऐसा कर क्यों रही है। और इसके अलावा मैं एंजल के शासक में अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। तो अब मुझे सबसे पहले जो काम करना है वो है बीस्टमैन चीफ मेमोन की पोजीशन को पाना। लेकिन अभी मैं ऐसे विलेज में एंटर नहीं कर सकता जहां सभी लोग मुझे अपना एनिमी समझते हो। एमसी इतना सोचते ही कैटगर्ल से कहता है मेमोन क्या ये हो सकता है कि तुम चीफ की पोजीशन से इसलिए हटा दी गई हो क्योंकि तुमने एंजल्स से हारने के बाद भी मेरा साथ दिया था। कैटगर्ल कहती है हाँ आपने ये सही कहा। एमसी कहता है तो फिर तुम चिंता मत करो, मैं ये ध्यान रखूंगा कि तुम्हारी ये वफादारी के लिए तुम्हें सही रिवॉर्ड मिले और मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि बीस्टमैन के चीफ के रूप में तुम अपनी पोजीशन वापस पा सको। एमसी की ये बातें सुनकर कैटगर्ल इमोशनल होते हुए कहती है मैं आपके ये शब्दों के लायक नहीं हूँ। एमसी कहता है खैर ये सब बात छोड़ो और मुझे बताओ कि करंट चीफ अभी कहाँ रहते हैं। कैटगर्ल कहती है उस घर में रहते हैं जिसकी छत पर रेड फ्लैग लगा है। एमसी कहता है तो फिर ठीक है, हमें सबसे पहले जाकर उन्हें कन्विंस करना होगा। तो फिर ठीक है चलो हम आगे बढ़ते हैं। इतना कहते ही वो दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उनकी तरफ कई सारे एरो शूट होते हैं और उनमें से एक एरो एमसी को लगने जा ही रहा होता है कि तभी कैटगर्ल उसे अपने ऊपर ले लेती है और कहती है जारा सामा क्या तुम ठीक हो। एमसी कहता है अरे पहले तो तुम अपनी चिंता करो। एमसी इतना कह ही रहा होता है कि तभी कोई अननोन पर्सन कहता है मेमोन क्या तुम अभी भी उस पर्सन के लिए अपनी दुम हिलाती रहती हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एंजल्स ने कहा था कि न्यू डीमन किंग एक वीक पर्सेंट है और ये तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुम अपनी जान बचाने के लिए एक फीमेल के पीछे छुप गए। और हाँ पूर्व चीफ मेमोन तुम्हारा शुक्रिया जो तुम मेरे टारगेट को मेरे पास ही ले आई। उस अननोन पर्सन के इतना कहते ही हमें उसकी प्रोफाइल दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है नेम इची रेस बीस्टमैन टाइटल सीरियस लेवल 32 जो अभी करंटली सील है। तो गाइस इसका नाम इची सुनने में थोड़ा अजीब लगता है तो मैं इसे इची को ही कहूंगा, तो आप लोग समझ जाना। तभी इची को कहता है मेमोन तुम हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे उसका सर काटकर चीफ एंजल बेल सामा की थाली में परोसना है। कैटगर्ल कहती है अपना मुंह बंद करो इची को, तुम तो बीस्टमैन के नाम पर एक कलंक हो। कैटगर्ल इतना कह ही रही होती है कि तभी एमसी अपने मन में कहता है तो एंजल्स को पहले से ही पता था कि मैं रिवाइव होने वाला हूँ। एमसी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी इचिको अपने साथियों से कहता है उन दोनों को पकड़ लो। इचिको की ये बातें सुनकर कैटगर्ल कहती है तुम में से अगर किसी ने भी जारा सामा पर उंगली उठाने की हिम्मत की तो मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तभी इचिको का साथी कहता है अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो इसे आज
आजमा कर देख लो। लेकिन तभी एमसी कैटगर्ल के सामने आ जाता है और कहता है, मेमोन बाकी का तुम मुझ पर छोड़ दो, और हाँ तुम सब बस मेरे सामने एक छोटे बच्चे हो जिन्होंने अभी अभी चलना सीखा है। इतना कहते ही एमसी अपना ओरा बाहर निकालते हुए कहता है, तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा कि तुम मेरे खिलाफ जा सकते हो? एमसी का ये ओरा देखकर इचिको अपने मन में कहता है, क्या अभी उस पर्सेंट का ओरा कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं हो गया? इचिको इतना सोच ही रहा होता है कि तभी उसके टीममेट कहते हैं, ये खौफनाक प्रेजेंस, ये तो सच में डीमन किंग ही है। उस पर्सन के इतना कहते ही सिस्टम पर लिखा आता है, आपने अपनी स्पिरिट से अपने एनिमे को चौंकाने में सफल रहे हैं और आपने एक न्यू स्किल एक्वायर की है जो डार्क लॉर्ड का चलन और डेमोनिक मैजेस्टी के कदम से अपोनेंट को डराती है और उन्हें भय की स्थिति में डालती है। और हाँ, ये सिर्फ 15 सेकंड तक ही चलेगी। जिसे देखकर एमसी कहता है, ओह एक न्यू स्किल। हाँ, सिस्टम कहती है, इस स्किल की एक्टिवेशन मेथड अपने पैरों को पटकने से एक्टिवेट हो जाएगी। एमसी कहता है, तो मुझे बस अपने पैरों को पटकना है। हाँ, तो फिर चलो क्यों ना मैं इसे अभी आजमा कर देख लूँ। तो फिर ठीक है, तुम सभी इस डीमन किंग के प्रेशर का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते ही एमसी अपना पैर जोर से जमीन पर पटकता है और तभी कई लोग एमसी का ये प्रेशर महसूस करते हुए घबरा ही जाते हैं और कई लोग तो वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। लेकिन तभी सिस्टम कहती है, कर्स एक्टिवेट हो गया है, तो इसके अपोजिट इफेक्ट अप्लाई होता है। जिसे देखकर तो एमसी घबरा जाता है और कहता है, क्या ये फिर से? अरे नहीं, सुनो मेमोन, तुम जल्दी करो और यहाँ से चली जाओ। कैटगर्ल कहती है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम आ गई है मास्टर? कैटगर्ल इतना कह ही रही होती है कि तभी सिस्टम कहती है, कर्स के इफेक्ट के कारण डार्क लॉर्ड के चलन के इफेक्ट को टोंट में बदल दिया गया है। सिस्टम के इतना कहते ही हमें उन सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि ये कह रहे होते हैं, डीमन किंग को मार डालो। लेकिन तभी सिस्टम फिर से कहती है, उकसावा सफल रहा, टारगेट को 60 सेकंड तक लॉक कर दिया गया है। जिसे देखकर एमसी कहता है, ओह नहीं, ये सब खत्म हुआ, मैं यहीं पर ही मरने वाला हूँ। एमसी इतना कह ही रहा होता है कि तभी सभी लोग मिलकर एमसी को पीटने लग जाते हैं और तभी एमसी मार खाते हुए अपने मन में सोचता है, मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, अब तो मुझे उसे फिर से यूज करना ही होगा। अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं तो शायद उन्हें फिर से डराने में सक्षम हो जाऊं। इतना सोचते ही एमसी अपने पैरों को जोर से पटकता है जमीन पर और अपनी पावर अनलीश करते हुए कहता है, ये सोचना कि तुम्हारे जैसे कीड़े मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करें, मैं तो बस वेल्थ प्रॉपर्टी के लिए होने वाली फाइट से बचाना चाहता था। लेकिन एमसी इतना कह ही रहा होता है कि तभी कैटगर्ल अपने मन में कहती है, वो निश्चित रूप से अपने आप को बहुत ही ज्यादा पुश कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर तक टिके रहेंगे। कैटगर्ल इतना सोच ही रही होती है कि तभी इचिको कहता है, पूर्व चीफ मेमोन, प्लीज आप उन्हें ये कहे कि ये बेकार की कोशिशें करना बंद करे और बीस्टमैन विलेज के खातिर हमें उसे मारने दे। लेकिन कैटगर्ल इचिको की बातों को इग्नोर करते हुए कहती है, ये तो एक ग्रेट चांस है फिर से खड़ा उठने का, तो सभी लोग शांत हो जाओ, क्यों ना हम इसे बीस्टमैन वाले तरीके से इनडायरेक्ट बीस्ट डुओ के साथ निपटाए। कैटगर्ल की ये बातें सुनकर एमसी कहता है, क्या इनडायरेक्ट बीस्ट डुओ? लेकिन तभी इचिको कैटगर्ल से कहता है, क्या इनडायरेक्ट बीस्ट डुओ? कहीं तुम डीमन किंग की लाइफ को बढ़ाने के लिए समय रोकने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? इचिको इतना कह ही रहा होता है कि तभी कोई अननोन पर्सन कहता है, रुको इचिको, इनडायरेक्ट बीस्ट डुओ के क्रिएटर को नुकसान पहुंचाना हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। और हाँ, काफी समय हो गया है ज़ारा सामा आपसे मिले। उस पर्सन को यूँ देखकर एमसी अपने मन में कहता है, लो एक और नया कैरेक्टर आ गया। एमसी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी वो अननोन पर्सन कहता है, मेमोन, एक इनडायरेक्ट बीस्ट डुओ कोई नॉर्मल डुओ नहीं है, ये एक ऐसी फाइट है जहाँ पर आप अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और यहाँ तक कि अपनी लाइफ को भी। उस पर्सन के इतना कहते ही हमें उसकी
उसकी प्रोफाइल को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है नेम डॉडसन, टाइटल एल्डर मेंटोर बेस्ट और लेवल 35 जो करंटली सील है। और तभी वहाँ के लोग उस ओल्ड मैन को गद्दी से नीचे उतार रहे होते। तभी वो ओल्ड मैन कहता है क्या आप अब भी ऐसा ही करना चाहती है। उसके इतना कहते ही एमसी अपने मन में कहता है क्या वो करंटली चीफ है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे इतनी जल्दी मिल जाऊंगा। एमसी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी कैटगर्ल कहती है हाँ, लेकिन वो ओल्ड मैन कैटगर्ल को इग्नोर करते हुए इचिको से पूछता है कि मेमोन कहाँ है। इचिको कहता है चीफ वो वहाँ है। ओल्ड मैन कहता है बेशक ये बात मुझे पहले से ही पता थी। उस ओल्ड मैन की ये बातें सुनकर सभी के चेहरे मानो सारी उम्र जोकर बनता रहे वैसे हो गए होते। खैर तभी एमसी बेशर्मों की तरह उस ओल्ड मैन से कहता है हे ओल्ड मैन, मेमोन अभी घायल है तो क्यों ना हम इसके ठीक हो जाने तक का इंतजार करें और बाद में फाइट करें। तभी इचिको कहता है हम तुम्हारी बात क्यों सुने, क्योंकि वो तुम ही हो जिसने सबसे पहले बीस्ट डुओ के लिए चैलेंज किया था। लेकिन तभी वो ओल्ड मैन एक मेडिसिन की बोतल एमसी की तरफ फेंकता है और कहता है ये लो मेडिसिन, इसे ले लो। और तभी एमसी उस मेडिसिन की बोतल को पकड़कर कहता है तुम्हारा शुक्रिया ओल्ड मैन। उस ओल्ड मैन को इतना कहते ही एमसी अपने मन में सोचने लगता है क्या बीस्ट डुओ के लिए सहमति करना और मेडिसिन देना इसके पीछे इनकी कोई साजिश तो नहीं है ना। लेकिन फिर भी मेरे पास फाइट करने के अलावा और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। इतना सोचते ही एमसी उस कैटगर्ल की बॉडी से वो एरो बाहर निकालते हुए कहता है बस थोड़ी देर के लिए इसे सहन कर लो। कैटगर्ल को इतना कहते ही एमसी अपने मन में फिर से सोचने लगता है 100 बीस्ट डुओ जो बीस्ट मैन के बीच का सुप्रीम रिचुअल फॉर्म है और ये पार्टनर को चुनने से लेकर चीफ की पोजीशन के विवाद तक सब कुछ डिसाइड करता है। खैर बीस्ट मैन में पुनः पहचान पाने का कोई दूसरा तरीका भी तो नहीं है। इतना सोचते ही एमसी वो एरो बाहर निकाल देता है और उस घाव पर मेडिसिन डालते हुए फिर से अपने मन में सोचने लगता है ये ब्लड की स्मेल, ये बिलीव करना मुश्किल हो रहा है कि ये सिर्फ एक गेम वर्ल्ड है, लेकिन किसी भी वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए फाइट तो करना ही होगा। एमसी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी कैटगर्ल कहती है जारा सामा, जब तक मैं उनका ध्यान भटकाती हूँ तब तक आप यहाँ से भाग जाइए प्लीज। एमसी कहता है क्या? कैटगर्ल कहती है हाँ आपने सही सुना, मैं पूरी रिस्पेक्ट के साथ आपसे कहती हूँ कि आप अपनी करंट स्टेज में जीत नहीं सकते और मैं अपनी चोटों के कारण सिर्फ आप पर बोझी बनूंगी। इसलिए अगर मुझे अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़े पर फिर भी मैं आपको प्रोटेक्ट ही करना चाहूंगी जारा सामा। कैटगर्ल की ये बातें सुनकर एमसी थोड़ा ब्लश करने लग जाता है, लेकिन तभी वो सीरियस होते हुए कहता है पागल मत बनो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। आखिरकार मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर जो था जिसने हर रेस को डिफीट किया था, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी हालत में हारने नहीं वाला। इतना कहते ही एमसी अपने मन में कहता है मैं पहले से ही बीस्ट मैन की वीकनेस का पता लगा चुका हूँ। और तभी वो कैटगर्ल एमसी के फेस की इंप्रेशन देखकर समझ जाती है और कहती है जैसा कि जारा सामा से उम्मीद थी और आपकी ये कॉन्फिडेंस भरी निगाहें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जीत सकते हैं। कैटगर्ल इतना कह ही रही होती है कि तभी वो ओल्ड मैन अपनी छड़ी को जमीन पर पटकाते हुए कहता है अब चलो 100 बीस्ट डुओ शुरू करते हैं। उस ओल्ड मैन के इतना कहते ही एमसी अपने मन में कहता है बस अब मुझे जल्द से जल्द फाइट करने की आदत डालनी होगी। एमसी के इतना सोचते ही वो ओल्ड मैन सभी से कहता है तो जारा सामा पहली बार पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो मैं उन्हें रूल्स समझा दूं कि 100 बीस्ट डुओ इसलिए होता है कि कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाए और चैलेंज देने वाला 3 यूनिट्स के अगेंस्ट फाइट करता है। वाटर, अर्थ एंड विंड फाइट के 3 टाइप्स है जो चैलेंज दिए जाने वाली पार्टी के द्वारा चुने जाते हैं और अगर चैलेंजर सभी फाइट विन करता है तो उसकी इच्छा पूरी की जाएगी और इसका रिजल्ट जीवन या मृत्यु पर निर्भर नहीं करता। और उस ओल्ड मैन का ये लेक्चर सुनकर एमसी कहता है ओह अच्छा मैं समझ गया। तभी कैटगर्ल एमसी का ये फेस देखकर कहती है जारा सामा आप तो फुल कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं।
एमसी कहता है रूल्स तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं उन्हें जानता हूँ, अगर मुझे सही से याद है तो फर्स्ट अपोनेंट शैडो होगा, है ना। एमसी के इतना कहते ही वो ओल्ड मैन चिल्लाते हुए कहता है बांडा जल्दी से यहाँ आओ। उस ओल्ड मैन के इतना कहते ही एमसी किसी की प्रेजेंस महसूस करते हुए घबरा जाता है और कहता है ओ नहीं ये क्या बकवास है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है अर्थ यूनिट के बांडा रिप्रेजेंटेटिव अरीना में आ रहे हैं। और तभी बांडा एमसी को देखकर कहता है आइए एक फेयर फाइट लड़े। बांडा के इतना कहते ही हमें उसकी प्रोफाइल दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है नेम बांडा, रेस बीस्टमैन, टाइटल किंग ऑफ स्ट्रेंथ और लेवल 28 जो सील है, जिसे देखकर एमसी अपने मन में कहता है अरे नहीं अभी तो मेरी फाइट नाइट वुल्फ यूनिट के शैडो के साथ होनी चाहिए थी ना, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसकी जगह दूसरा कोई होगा। एमसी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी बांडा कहता है चलो एक फनी मैच शुरू करें, लेकिन तभी एमसी बांडा को देखकर घबराते हुए कैट गर्ल से कहता है अरे क्या अर्थ का रिप्रेजेंटेटिव शैडो नहीं होने वाला था। कैट गर्ल कहती है शैडो ने तो एंजल्स के खिलाफ फाइट करते हुए वीरता पूर्वक मृत्यु प्राप्त की। एमसी कहता है तो फिर स्काई यूनिट के एंजल्स और वाटर यूनिट के वाका के बारे में क्या। कैट गर्ल कहती है वो भी तभी मारे गए। तभी एमसी अपने मन में कहता है अरे यार मैं तो ये भूल ही गया था कि मैं 100 साल बाद के वर्ल्ड में हूँ, इसका मतलब मेरी पिछली जानकारी कुछ भी काम नहीं आने वाली। एमसी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी वो ओल्ड मैन कहता है दोनों साइड तैयार हो जाओ। इतना कहते ही वो अपनी छड़ी को एरिना में पटकता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक पत्थर की टेबल आ जाती है। और तभी एमसी अपने मन में फिर से सोचने लगता है कि उस बीस्ट मैन की पावर तो सील है ना, तो मेरी और उसकी पावर में ज्यादा डिफरेंट तो नहीं होना चाहिए। अरे नहीं मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ क्योंकि इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे और मेमोन को 10 बार हरा सकता है। ओह नहीं मैं हमारी कब्र के पत्थर पहले से ही देख पा रहा हूँ। लेकिन तभी कैट गर्ल एमसी के ये फेस के इंप्रेशन देखकर समझ जाती है और कहती है क्या आपको वो हमारे प्लेन के बारे में याद है जिसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। कैट गर्ल की ये बातें सुनकर एमसी पिछली बातें याद करने लगता है जहाँ पर कैट गर्ल ने कहा था जब तक मैं उनका ध्यान भटकाती हूँ तब तक आप यहाँ से भाग जाइए। एमसी के इतना सोचते ही कैट गर्ल इशारों में कहती है अभी भागने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि निश्चित रूप से इस फाइट में हमारी हार ही होगी। कैट गर्ल इशारों में इतना कह ही रही होती है कि तभी एमसी उसकी जगह पर बैठ जाता है बांडा से हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए और कहता है मेमोन मेरा प्लान तो यही है कि मैं तुम्हारी जगह बांडा से हैंड टू हैंड फाइट करूं और अगर अभी मैं यहाँ से भाग जाता हूँ तो मुझे हमेशा से ही ऐसे भागते रहना पड़ेगा। तभी बांडा एमसी को यूँ अपने सामने देखकर कहता है ये कितनी एंटरटेनिंग बात है कि डीमन किंग स्वयं मुझसे फाइट करेंगे, जिसे देखकर इचिको कहता है ये तो पॉइंटलेस है। तभी ओल्ड मैन कहता है एक सब्स्टिट्यूशन। हाँ इचिको क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। ओल्ड मैन की ये बातें सुनकर बांडा कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये तो और भी मजेदार लग रहा है। इतना कहते ही बांडा एमसी के हाथों पर जोर से अपना प्रेशर लगाता है जिसे महसूस करते हुए एमसी अपने मन में कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं अभी कूल देखने की एक्टिंग कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मानो मेरा हाथ टूटने वाला हो। एमसी के इतना सोचते ही सिस्टम कहती है इंटरनल अटैक डिटेक्ट किया गया है, क्या आप पेट्रिफिकेशन को एक्टिवेट करना चाहते हैं। जिसे देखकर एमसी अपने माइंड में सिस्टम से कहता है ये सही है मैं अभी पेट्रिफिकेशन का यूज कर सकता हूँ। हाँ तो फिर जल्दी से उसे यूज करो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। एमसी के इतना कहते ही सिस्टम कहती है पेट्रिफिकेशन एक्टिवेट और उसकी टाइम लिमिट है मिनिमम 10 सेकेंड। तभी एमसी सिस्टम से कहता है ये बहुत स्लो है इसे जल्दी करो। एमसी के इतना कहते ही उसका हाथ पूरी तरह पत्थर में बदल जाता है और तभी एमसी अपनी पावर अनलीश करने लग जाता है जिसकी वजह से उस एरिना में दरारें पड़ने लग जाती है। और तभी बांडा एमसी का ये पावर महसूस करते हुए कहता है इस पर्सन की स्ट्रेंथ हाँ ये तो पहले से बिल्कुल ही अलग लग रही है। इतना कहते ही बांडा भी अपनी पावर
अनलिस्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों की तरफ तेज रोशनी फैलने लग जाती है, जिसे देखकर इचिको कहता है ऐसा लग रहा है कि बांडा ही विनर होने वाला है। लेकिन तभी कैटगर्ल और वो ओल्ड मैन उन दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं और तभी वो ओल्ड मैन कहता है अरे नहीं, वो तो उस ओल्ड मैन के इतना कहते ही कैटगर्ल कहती है अरे उधर देखो, डीमन किंग अभी तक नहीं हारा। तभी बांडा एमसी को यूं संघर्ष करता हुआ देखकर कहता है ओह, तुम तो सच में मेरे लिए एक वर्ती अपोनेंट हो। बांडा के इतना कहते ही एमसी अपने मन में सिस्टम से कहता है अरे नहीं, इस पेट्रिफिकेशन स्किल का कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। सिस्टम कहती है राइट हैंड पर ओवरलोड डिटेक्ट किया गया है, तो हमें पेट्रिफिकेशन स्किल को दोनों तरफ बैलेंस करना होगा। एमसी कहता है तो फिर ठीक है, इसे जल्दी करो क्योंकि काउंटर अटैक करने का टाइम आ गया है। इतना कहते ही एमसी अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वो एरिना धीरे धीरे फटने लग जाता है, जिसे देखकर इचिको कहता है इम्पॉसिबल, वो तो पांडा के अगेंस्ट अकेले ही डटा हुआ है जो माउंटेन को भी हिलाने का दम रखता है। जिसे सुनकर एमसी अपने मन में कहता है तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे कि एमसी के इतना सोचते ही सिस्टम पर कई सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जिसमें लिखा होता है पेट्रिफिकेशन लेवल 1 से इंक्रीज हुई, हार्डनेस 10+ बढ़ गई है। जिसे देखकर एमसी अपने मन में कहता है मैं जितना ज्यादा फाइट करूंगा उतना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनते जाऊंगा। और ये मुझे इस वर्ल्ड में आने के बाद जब मेरी पहली मुलाकात मेमोन से हुई थी, तब मुझे एहसास हुआ था कि एक सेफ रूम में गेम खेलना और रियलिटी में उसका एक्सपीरियंस करना टोटली डिफरेंट है। पर जब मुझे पहली बार कर्स दिया गया था तब मैंने इसे एक गेम की तरह ही माना होगा, लेकिन अब मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि ये एक रियलिटी है जो मेरे साथ घटित हो रही है। और चाहे ये वर्ल्ड कैसा भी हो, अगर मुझे सरवाइव करना है तो फाइट तो करनी ही होगी। एमसी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी बांडा कहता है मैं तुम्हारे हाथ को दूसरी तरफ गिरा क्यों नहीं पा रहा हूँ। बांडा के इतना कहते ही एमसी अपने मन में फिर से सोचने लगता है मैं इसे तब तक होल्ड कर रखूंगा जब तक इसकी स्ट्रेंथ नहीं खत्म हो जाती। एमसी के इतना सोचते ही सिस्टम कहती है माना की खपत बढ़ने से पेट्रिफिकेशन की प्रॉब्लम जल्द ही समाप्त हो जाएगी। जिसे देखकर एमसी अपने मन में कहता है अरे इतनी जल्दी क्यों, लेकिन रुको, क्या उसकी स्ट्रेंथ वीक हो रही है। एमसी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी बांडा कहता है ऐसा लगता है आपने मुझे सीरियस होने पर मजबूर किया है। इतना कहते ही बांडा अपने बीस्ट मोड को एक्टिवेट करता है और एक जाइंट एलिफेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसे देखकर एमसी कहता है ये क्या है, ऐसा लग रहा है कि उसने अपने बीस्ट मोड को एक्टिवेट किया है, पर ये तो चीटिंग हुई ना। एमसी इतना कह ही रहा होता है कि तभी बांडा के उस बीस्ट मोड की वजह से उस एरिना के छोटे छोटे टुकड़े चारों ओर फैलने लग जाते हैं और उनमें से कुछ टुकड़े कैटगर्ल और ओल्ड मैन की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन इचिको उन्हें अपनी विंग से प्रोटेक्ट करते हुए कहता है मुझे नहीं पता था कि बांडा के अंदर इतनी पावर छुपी हुई थी। तभी कैटगर्ल भी कहती है लेकिन कोई भी इस मोड में ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, तो झारा सामा आप बस थोड़ी धीरज रखना क्योंकि वो 1 मिनट से भी कम समय में नॉर्मल हो जाएगा। कैटगर्ल के इतना कहते ही एमसी अपने मन में कह रहा होता है अबे रुक जा गधे, क्या मेरा हाथ तोड़ के ही मानेगा, ये सही नहीं हो रहा है, मुझे अब उस टेक्निक को यूज करना ही होगा। इतना कहते ही एमसी कोई अननोन टेक्निक को यूज करता है जो हमें तो नहीं बताई जाती, लेकिन उसकी वजह से उसकी पावर अप बहुत हो रही होती है। और तभी वो हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है अब ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। और एमसी को यू पावर अप करता हुआ देखकर बांडा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी फुल पावर को अपने राइट हैंड में इकट्ठी करते हुए एमसी पर और भी ज्यादा दबाव करने लगता है, जिसकी वजह से एमसी अपने दोनों हाथों का यूज करते हुए उसके प्रेशर को रोकने लग जाता है। और तभी उन दोनों की पावर की वजह से इतना ज्यादा प्रेशर बाहर निकल रहा होता है कि कई लोग तो ढंग से खड़े भी नहीं रह पा रहे होते हैं। और उतने में ही हम देखते हैं उन तीनों को जो उस प्रेशर से दूर जा गिरे पड़ रहे होते हैं, लेकिन वो हवा में ही अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं और ढंग से खड़े हो जाते हैं। और तभी इचिको और कैटगर्ल कहती है चीफ क्या आप ठीक है। वो दोनों इतना कह ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं बांडा और एमसी को जो आखिरी बार अपनी फुल स्ट्रेंथ को फिर से यूज करते हैं और उसकी वजह से एमसी
एमसी तो पूरी तरह पत्थर में ही बदल जाता है और तभी उन दोनों की पावर की वजह से वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से एमसी और बांडा के चारों तरफ धुआं ही धुआं फैलने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं बांडा के कान की बालियों को, जो कि टूटते जा रही होती है और उतने में ही वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है और कहता है मैं हार मानता हूँ। जिसे सुनकर एमसी कहता है तो फाइनली मैं किसी तरह जीतने में कामयाब हुआ। और एमसी के इतना कहते ही वहाँ पर बैठी सभी ऑडियंस जोरों से चिल्लाते हुए कहती है इस मैच में भले ही तुम जीत गए हो लेकिन अगले फाइट में नहीं जीत पाओगे। जिसे सुनकर एमसी अपने मन में कहता है तुम सभी कमीने कहीं के अगर हौसला नहीं बढ़ा सकते हो तो कम से कम डिमोटिवेट तो मत करो। एमसी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी कैटगर्ल दौड़ते हुए एमसी के पास आ जाती है और कहती है जारा सामा क्या ये तुमने किया? तभी इचिको भी कहता है क्या बांडा इतनी इजीली हार गया? इचिको के इतना कहते ही वो ओल्ड मैन एमसी और मेमोन को यूँ देखकर अपने मन में सोचने लगता है सभी बीस्ट मैन ने एंजल्स के सामने सबमिट कर दिया था, लेकिन उसने अपनी लॉयलिटी कभी भी एंजल्स के खिलाफ सबमिट नहीं की, जिसकी वजह से एंजल्स ने उसकी पावर को फोर्सफुली सील कर दिया। पर क्या रिवाइव हुआ डीमन किंग उस सील को तोड़ने की हो सकता है? ओल्ड मैन इतना सोच ही रहा होता है कि तभी एमसी कैटगर्ल से कहता है मैं जीत तो गया लेकिन अब आगे कैसे बढ़ूं? हे मेमोन मुझे माफ करना पर क्या तुम मुझे उठा सकती हो? कैटगर्ल कहती है जैसी आपकी इच्छा। इतना कहते ही कैटगर्ल एमसी को अपने पूरे दम से उठाने लगती है, लेकिन एमसी अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता और कहता है ये कौन सी टेक्निक है जो बहुत हार्ड भी है और कूल भी, पर कब तक मैं ऐसे खड़ा रहूंगा? एमसी के इतना कहते ही सिस्टम कहती है पेट्रिफिकेशन का डिफेंसल इफेक्ट 30 मिनट में खत्म हो जाएगा। एमसी के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है 30 मिनट के बाद का सीन, जहां पर वो सभी लोग कहीं पर जा रहे होते हैं। और तभी एमसी उस ओल्ड मैन से पूछता है हे ओल्ड मैन हम अगले एरिना में कब तक पहुंचेंगे? ओल्ड मैन कहता है हम पहले से ही पहुंच गए हैं, सेकेंड राउंड यहीं पर ही है। एमसी कहता है क्या इतनी गर्मी में? एमसी इतना कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं उसके पीछे किसी अननोन पर्सन को, जो पलक झपकते ही एमसी के सामने आ जाता है और कहता है नेक्स्ट स्टेट सहन शक्ति का होने वाला है। तो फिर ठीक है चलो इसे स्टार्ट करते हैं। उस अननोन पर्सन के इतना कहते ही हमें उसके फुल लुक को दिखाया जाता है, जो कि एवरेज ही दिख रहा होता है। और तभी हम देखते हैं उनके सामने लावा से भरे एक छोटे स्विमिंग पूल को। उतने में ही वो अननोन पर्सन एमसी से कहता है रूल सिंपल है, जो सबसे ज्यादा टाइम तक लावा में टिका रहेगा वो जीत जाएगा। और हाँ इस बार तुम्हें एक रियल पेन का एहसास होगा। उस पर्सन के इतना कहते ही कैटगर्ल कहती है तो ये एक इंड्योरेंस का कॉन्टेस्ट है। हाँ तभी वो अननोन पर्सन फिर से एमसी से कहता है क्या तुम ये जानते हो कि तुम अभी भी गिव अप कर सकते हो? जिसे सुनकर एमसी कहता है ओह तो तुम ये कह रहे हो कि मैं गिव अप कर लूँ? हाँ लेकिन मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि उसमें तुम्हारा तंदूरी चिकन कैसे बनता है। इतना कहते ही एमसी अपने मन में कहता है अगर मैं सही ढंग से याद करूँ तो ये वाटर की स्पीसीज बीस्ट मैन के मेंटल स्टेट से ज्यादा ही इन्फ्लुएंस होती है ना? एमसी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी वो अननोन पर्सन कहता है तो फिर ठीक है चलो देखते हैं कि तुम अपना मुंह यूं लावा में डुबकी लगाने के बाद खोल पाओगे या नहीं। उस पर्सन के इतना कहते ही ओल्ड मैन कहता है तो ऐसा लगता है कि दोनों साइड रेडी हो गई है, तो फिर ठीक है जारा और वारा मैच शुरू करो। तो गाइस अभी हमें उस अननोन पर्सन का नाम बता दिया है तो मैं उसे वारा ही कहूँगा, तो आप समझ जाना। और तभी हम देखते हैं उस ओल्ड मैन के इतना कहते ही एमसी और वारा उस लावा में डुबकी लगा देते हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं वारा को, जो कि उस लावा के वाटर में से बड़े स्वैग से बाहर निकल रहा होता है, जिसे देखकर सारी ऑडियंस वारा का नाम चिल्लाने लगती है वारा वारा वारा। वो
लोग इतना कह ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कैटगर्ल को, जो कि उस लावा के वाटर के पास जाकर कहती है, अरे नहीं जारासामा, अभी तक बाहर क्यों नहीं निकले। उस कैटगर्ल के इतना कहते ही वारा एमसी से कहता है, क्या तुम उस पेन को महसूस कर सकते हो जो तुम्हें चीखने भी नहीं देता, या फिर शायद तुम्हारा वो मुंह ही पिघल गया होगा जिससे तुम बकवास बातें किया करते थे। वारा के इतना कहते ही हम एमसी के एक पैर को देखते हैं जो कि उस लावा के वाटर से बाहर निकलता है, जिसे देखकर बीस्टमैन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और तभी सीन वापस से एमसी की तरफ जाता है जो कि उस लावा के वाटर में से बड़े स्वेग से बाहर निकल रहा होता है और उन सभी से कहता है, ये तो एक हॉट स्ट्रिंग पूल है। और उतने में ही हम कैटगर्ल को देखते हैं जो एमसी को यूं देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। और तभी हम देखते हैं एमसी को जो कि उस लावा के वाटर में बड़ी आसानी से तैर रहा होता है, जिसे देखकर वारा कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वो जा कहाँ रहा है। वारा के इतना कहते ही हम एमसी को देखते हैं जो कि ठीक वारा के नीचे होता है और अपने मन में कहता है, वाटर के स्पीसीज की वीकनेस उनकी टेल्स होती है। एमसी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी वारा को एहसास हो जाता है कि जारासामा उसके नीचे है और वो तुरंत ही नीचे आ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, क्या वो नीचे से कोई सरप्राइज अटैक करने के बारे में सोच रहा था। अगर ये इंड्योरेंस का कॉन्टेस्ट होता तो वो ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर पाता, लेकिन अब तुम मरो, इतना कहते ही वो एमसी पर अटैक कर देता है। लेकिन एमसी उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है और अपने मन में कहता है, मैं ये जानता हूँ कि तुम लॉन्ग टाइम तक लावा में नहीं रह सकते। एमसी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी वारा कहता है, ये तुमने कैसे किया, क्योंकि हम वाटर बीस्ट स्पीसीज को भी इतने हाई टेम्परेचर को झेलने में हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन तुम इतने इजीली लावा के वाटर में टिक कैसे पा रहे हो। एमसी कहता है, ओह तो तुम ये जानना चाहते हो हाँ। वारा कहता है, हाँ वो क्या है। लेकिन तभी एमसी वाहियात सी शक्ल बनाते हुए वारा से कहता है, पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। एमसी के इतना कहते ही हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जिस पर लिखा होता है, हाई टेम्परेचर डिटेक्ट किया गया है, जो वेरी हॉट स्टेज में पहुंच गया है। तो आपके उस कर्ज के कारण इस लावा को आइस में कन्वर्ट किया जाता है और वेरी हॉट वाले इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है। सिस्टम इतना कह ही रही होती है कि तभी हम वारा को देखते हैं जो कि एमसी के पकड़ से छूट जाता है और वापस लावा के वाटर में छलांग लगा देता है और कहता है, बीस्टमैन की स्पीसीज को इतनी इजीली डिफीट नहीं किया जा सकता। इतना कहते ही वारा अपने मन में कहने लगता है, इस वक्त मुझे उसका यूज करना ही होगा क्योंकि मैं बीस्टमैन की स्पीसीज के खातिर हार नहीं सकता। वारा के इतना सोचते ही हम देखते हैं उसके पास एक ब्लू कलर के स्टोन को, जो होता है एक फ्रीजिंग स्टोन, और वो वाटर की स्पीसीज के बीस्टमैन द्वारा ट्रेनिंग में यूज किए जाने वाला टूल है और ये उन्हें हाई टेम्परेचर को अडेप्ट होने और लावा के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्राप्त करने में हेल्प करता है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है उस वोल्केनो के बाहर का सीन, जहाँ पर कोई किसी से ये कह रहा होता है, मेरे पास कैप्टन के लिए एक रिपोर्ट है कि सभी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गए हैं। कैप्टन कहता है, तो फिर डीमन किंग कहाँ है। तभी वो पर्सेंट कैप्टन से कहता है, एंजल्स के अकॉर्डिंग डीमन किंग अभी बीस्ट किंग के विलेज में है और वो अभी 100 बीस्ट डुओ में शामिल है और ऐसा लगता है जैसे कि वो इस वोल्केनो के नीचे वाली टनल में है। कैप्टन कहता है, तो फिर ये अच्छी बात है, अभी बिल्कुल सही समय है क्योंकि वो खुद ही डेथ स्टेज में है, तो हमें बस लास्ट फॉर्म देने की ही देरी है। इतना कहते ही वो 3 कुनाई को किसी रिचुअल में फेंकता है और कहता है, जिगेन नो जुत्सु। और हाँ गाइस, अगर आपने बोरुटो एनीमे देखा है तो आपको पता ही होगा इस जुत्सु के बारे में। अगर नहीं
पता तो आगे पता चल ही जाएगा। और तभी हम देखते हैं कैप्टन के टीममेट्स को, जो कि उस जुत्सु को देखकर कहते हैं, क्या ये जिगेन नो जुत्सु है जो सब कुछ राख में बदल देता है? उनके इतना कहते ही हम कैप्टन को देखते हैं, जो कि उस रिचुअल को देखकर कहता है विस्फोट। कैप्टन के इतना कहते ही वो रिचुअल स्टार्ट होने लगता है और तभी उसके टीममेट में से एक गंजा परसेंट कैप्टन से कहता है, हमारा मिशन तो रिवाइव हुए डीमन किंग को मारना था, है ना? कैप्टन कहता है, हाँ, लेकिन चीफ एंजल बेल सामा के कहने का मतलब था कि जो भी उसके साथ अलायंस करेगा उसे भी मार डालना। कैप्टन के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बीस्टमैन विलेज का सीन, जहाँ पर एक लड़की अपने हाथों में एक चक्करड़ी लेकर भाग रही होती है और उसके पीछे पीछे एक लड़का भी भागते हुए कहता है, इसे वापस दे दो। जिसे सुनकर वो लड़की कहती है, मैं नहीं दूंगी, अगर ये तुम्हें चाहिए तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। और उस लड़की के इतना कहते ही हमें उसके साइड में एक प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है, जो अपने पेट को सहलाते हुए कह रही होती है, तुम्हारे मॉम ने तुम्हारे लिए फिर से 2 नाम सोचे हैं, विंग और रूट, तो तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? क्या तुम्हें ये पसंद आए? खैर, जब तुम्हारे फादर वापस आ जाएंगे तब उनसे ही पूछ लेंगे इसके बारे में। उस लेडी के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एंजल्स के स्टैच्यू को, जिसकी आंखों में से आंसू टपक रहे होते हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 यहीं पर ही खत्म होते हैं। और हाँ गाइस, अगर आपको ये मानवा जरा सी भी पसंद आई है और आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख कर जाना।